एमए इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा आज आपको इकोनॉमिक्स की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको जो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है उसको समझाऊंगा। देन आई विल एक्सप्लेन what is the distinction between microeconomics and macroeconomics. Here I would give much more emphasis on explaining the concept of microeconomics. Last but not the least, I will discuss what are the four elements of economic theory. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदम स्मिथ ने क्या कहा। आदम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक किताब लिखी है, फेमस किताब लिखी है, जिसका टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक उन्होंने 1776 में लिखी। आदम स्मिथ ने इस पुस्तक में यह बताया कि इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको स्टडी किया जाता है। इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को इकोनॉमिक्स की स्टडी में ज्यादा एम्फेसिस दिया है। फिर लियोनेल रॉबिन्स हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉल ए सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स में डायनेमिक एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जोर दिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स को ये बताया कि इकोनॉमिक्स में हमें स्टैटिक एंड डायनेमिक फिनोमेना को स्टडी करना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स की एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एजेंट्स choose to allocate scarce resources and how those choices affect society. This definition emphasizes choices. कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिक्स में जो एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट है, जैसे कंज्यूमर है, उसको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट चॉइस ही और शी हैज टू मेक। इस डेफिनेशन के अंदर ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो चॉइसेस है वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डालती है। कहने का मतलब है कि हाउ द चॉइसेस अफेक्ट सोसाइटी। इकोनॉमिक्स स्टडी द ओरिजिनल चॉइस एंड इट्स मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर पीपल इन द वर्ल्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए आप एक कार परचेस करके आए, तो कार परचेस करने का सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कार परचेस करने का इंडिविजुअल इम्पैक्ट और क्या होगा और सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होगा। इंडिविजुअल इम्पैक्ट ये होगा कि आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है बढ़ेगा, लेकिन इसका जो है जनरल सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपको ज्यादा पार्किंग लॉट की जरूरत होगी, ज्यादा पॉल्यूशन लेवल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो चॉइस कर रहा है उस चॉइस का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है आज की तारीख में वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एजेंट्स चूज टू अलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स स्टडी द ओरिजिनल चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स चॉइस इज प्रैक्टिकली यूजफुल फॉर टू की रीजंस। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से तात्पर्य यह है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स व्हाट पीपल एक्चुअली डू। कहने का मतलब यह है कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है कि लोग जो है कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, उस एस्पेक्ट को या जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। दूसरा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई आर्थिक समस्या है, जैसे पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने में एक अर्थशास्त्री को ये समस्या बता दी गई है और वो उसका जो है किस तरह से समाधान करता है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का फील्ड हो गया। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिकमेंड्स व्हाट पीपल ऑट टू डू। लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एमिशन लेवल, कार्बन एमिशन लेवल बढ़ रहा है,
तो कार्बन एमिशन लेवल बढ़ने पे कार्बन टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। ऑड इवन फॉर्मूला जैसा कि कुछ राज्यों ने एक राज्यों ने फॉलो किया है वैसा लगा सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अबाउट व्हाट पीपल ऑट टू डू। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स is almost always dependent on subjective judgment, which means that normative analysis depends on personal feelings, taste or opinions. सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के मुख्य सिद्धांत हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, जैसे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ सिद्धांत जो है गिने चुने हैं और ये जो है हर परिस्थिति में लागू होते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का फील्ड जो है काफी वाइडर है और इसमें जो है सामान्यतः ऐसा होता है कि हर एक अर्थशास्त्री जो है विभिन्न समस्याओं के समाधान जो है अलग तरह से बताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स और नो टू इकोनॉमिस्ट कैन रीच ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो उसमें सब्जेक्टिव जजमेंट और बिहेवियरल एस्पेक्ट का जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो इसके अंदर आता है। Economics can be divided into two broad fields of study, though many economists do a bit of both. कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभक्त करने की कोशिश की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 1933 में, दैट इज 1933 में उन्होंने सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन किया। उससे पहले इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो जो है अलग अलग तरह से स्टडी नहीं किया जाता था। लेकिन अगर जो हमने कहा है कि हम कोई आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड है। और इसमें जो है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेशन की बात भी आती है कि माइक्रो एस्पेक्ट पे जो चीज घटित होती है उसका एग्रीगेशन करके हम मैक्रो फिनोमेना डेवलप करते हैं। ठीक है, तो microeconomics is the study of how individuals, households, firms and governments make choices and how these choices affects prices, the allocation of resources and the well-being of other agents. तात्पर्य यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात को स्टडी करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट्स जो हैं चॉइसेस डिसाइड करती हैं और इन चॉइसेस का कीमतों के ऊपर, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर और वेलबींग ऑफ अदर एजेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। Macroeconomics study economy-wide phenomena like the growth rate of a country's total economic output or the percentage increase in overall prices, that is the inflation rate, or the fraction of the labor force that is looking for work but cannot find a job, that is the unemployment rate. यहाँ मैं दो तीन बातों को स्पष्ट कर दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी एज ए होल स्टडी की जाती है। इसमें यहां पर हमने कहा है कि जैसे ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु होती है उसमें ग्रोथ रेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस, जिसको कि इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। इसमें इस बात को भी स्टडी किया जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ द लेबर फोर्स जो कि अनएम्प्लॉयड है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो क्यों अनएम्प्लॉयड है और उस क्या किया जाना चाहिए जिससे कि वो एम्प्लॉयड हो जाए। अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट रेट को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का डोमेन है। ये तो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे हमने जो है वो डिस्टिंक्शन कोशिश की है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेटर ऑन हम इस चीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिजाइन गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट इंप्रूव ओवरऑल और एग्रीगेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये जो डिस्टिंक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंक्शन, ये जो है एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जिसमें अपन ये समझ सकते हैं कि अगर एक हाथी है तो हाथी की सूंड को अगर अपने को देखना है या कान को देखना है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी। लेकिन अगर अपन पूरे ओवरऑल हाथी को देख रहे हैं
तो वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हो गई। आर्थिक, इसी से रिलेटेड कंसेप्ट ये है कि आर्थिक समस्या का संबंध चॉइसेस या चयन से होने के कारण इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस भी कहते हैं। द फेमस एग्जाम्पल ऑफ चॉइसेस इज हाउ एन इंडिविजुअल डिसाइड हाउ मच टाइम टू डिवोट फॉर वर्क एंड लेजर। ऑल्टरनेटिवली, सिंस ए डे कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 24 आवर्स, कहने का तात्पर्य यह है कि एक फेमस आर्थिक समस्या यह है कि एक इंडिविजुअल को वर्क और लेजर के अंदर कितना टाइम डिवोट करना चाहिए जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिसीजंस मेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में कंज्यूमर आ गया, हाउस होल्ड आ गया, वर्कर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, ओनर्स ऑफ रिसोर्सेज आ गए, बिजनेस फर्म्स आ गई। It is also concerned with the interaction of consumers and firms to form market and industries. जब हमने ये जानने की चेष्टा की है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरीज में ऐसी कौन सी 4 एलिमेंट्स हैं जिनको प्रिलिमिनरी लेवल पे में प्रिलिमिनरी क्लास में जानना जरूरी है। पहला कंसेप्ट है चल राशियां या वेरिएबल्स, जो कि सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत में प्रयुक्त होती है। वेरिएबल्स के बिना हम किसी भी आर्थिक फिनोमेना को स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मांग है, तो जैसा हम सामान्यतः मांग के नियम में बताते हैं कि मांग जो है कीमत पर डिपेंडेंट होती है, दैट इज कीमत, प्राइसेस जो है डिमांड को अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम इसको और लेवल पे जानने की कोशिश करें तो सिर्फ कीमत ही नहीं है, अन्य वस्तुओं की कीमतें और इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी जो है डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो एक डिमांड फंक्शन के अंदर कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब जब हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की तो हमें कोई भी सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस भी जो है वो बनाने पड़ते हैं। उन अजम्पशंस के ऊपर वो सिद्धांत जो है टिका होता है। जब अजम्पशंस हो गई, क्योंकि यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे सोशल साइंस कहते हैं। ये जो है अप्लाइड साइंस जैसे फिजिक्स वगैरह से इस तरह से अलग है कि इसके अंदर जो है हम किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को एग्जैक्टली स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक फिनोमेना में हम सोशल एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी स्टडी किया जाता है। अगली बात जो है वो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस, जो चल राशियों का वेरिएबल्स के परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे हमने मांग फलन के बारे में बताया, तो अगर हम अपने मॉडल को सिंप्लीफाई रखना चाहते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस के अंदर हम 3 वेरिएबल्स मान ले सकते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे कीमत, इनकम लेवल और अन्य वस्तुओं की कीमतें। फिर अगर मान लीजिए हमें जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, जैसे हमें जानना है कि मांग फलन को एस्टिमेट कैसे करना है, तो फिर हम भावी परिणामों के बारे में मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि डिमांड फंक्शन को जो है कैसे स्टडी करते हैं। अतः यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।